हमारी ये धरती, जिस पर खड़े बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मैदानी भाग, जहाँ पर बहती नदियां, बड़े बड़े देश, पहाड़ी धरती तो कहीं पर उड़ती रेत से बने रेगिस्तान, कहीं पर पानी की भरमार है तो कहीं पर पीने के पानी की मार, कहीं पर बंजर पहाड़ियां तो कहीं पर पेड़ पौधों से आच्छादित पहाड़ियां, कहीं पर वर्षा वन है तो कहीं पर उष्ण कटिबंधीय वन, कहीं पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं तो कहीं पर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, तो कहीं पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है तो कहीं पर वर्ष भर तापमान माइनस में रहता है। बड़े बड़े वन्य जीवों से लेकर छोटे छोटे बैक्टीरिया, तो कहीं पर उड़ते हुए पंछी, तो कहीं पर तैरती हुई मछलियां, कहीं पर जनसंख्या इतनी सघन है तो कहीं पर बहुत कम। इतनी सब विविधताओं से बनी ये धरती क्या हमेशा से ऐसी थी या फिर कुछ सालों से? धरती पर क्या हमेशा से इसी तरह जीवन फल फूल रहा था या फिर ये धरती बिल्कुल बंजर भूमि थी? धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। इस धरती को बनने में साइंटिस्टों के अलग अलग मत रहे हैं, जिनमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो ये बात है 14 अरब साल पहले। उस टाइम पर ना ही तो कोई ब्रह्मांड था, ना ही कोई गैलेक्सी थी, ना ही कोई तारे थे, ना ही कोई धरती थी, ना ही इस धरती पर जीवन था। तो उस पीरियड में पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से डॉट यानी कि एक एटम से भी छोटी चीज में सम्मिलित था, जिसको नाम दिया था सिंगुलरिटी। फिर अचानक से एक सेकंड से भी कम समय में पता नहीं क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मैटर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जिसको नाम दिया कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जिसको हम नाम दिया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद धीरे धीरे कुछ लाइट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जिसको नाम दिया हाइड्रोजन एंड हीलियम। और देखते ही देखते हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इस प्रोसेस को नाम दिया न्यूक्लियोसिंथेसिस। उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी ने मिलके एक परमाणु को बनाया। इसी प्रोसेस को नाम दिया रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद एक नई एनर्जी का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही सारे जो हाइड्रोजन के एटम्स थे वो पास में आना शुरू हो गए और धीरे धीरे इन्होंने सघन बादलों के जैसे बनना शुरू हो गए। तो देखते ही देखते इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटम्स का आपस में जुड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे हमारे जो स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं नेबुला। नेबुला क्या चीज थी? शुरुआत में जब एटम्स का पास में आना शुरू हुआ तो एक बादलों के एक गुब्बार जैसा बनना शुरू हो गया, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट थे। धीरे धीरे इन एटम्स के अंदर घर्षण होना शुरू हो गया और हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक नई एनर्जी यानी कि लाइट का फॉर्मेशन शुरू हो गया और ब्रह्मांड के अंदर पहली बार लाइट बनी। और ये जो लाइट बनी, ये जो हमारे जो तारे हैं उनके बीचों बीच में बनी। इस लाइट की वजह से ही पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा ब्रह्मांड के अंदर तारों का समूह बनना शुरू हो गया। इन अरबों तारों के समूह को हमने नाम दिया आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। हर एक तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन के बाद पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी का पूरा संचार हो गया और इन्हीं गैलेक्सियों में से हमारी एक गैलेक्सी, जिसको नाम दिया मिल्की वे, उसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो ये बात है अब से 4.6 अरब साल पहले की, जब पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारे सूर्य का बनना शुरू हुआ। उस समय पर पूरा ब्रह्मांड बहुत गर्म था, ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारे सूर्य के चारों तरफ एक एक्रीशन डिस्क नाम की कोई चीज बन चुकी थी, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और बीचों बीच में सन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से ग्रेजुअली ग्रेविटी बढ़ती जा रही थी और अपनी चारों तरफ चीजों को बांधे रख रही थी। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और जितना भी जो मैटर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और ठंडे होने की वजह से बहुत सारे आग के गोले सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर इसलिए लगा रहे थे क्योंकि सूरज का ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई था। इसी की वजह से सूरज के चारों तरफ बहुत सारे आग के गोले घूम रहे थे। धीरे धीरे हमारी अर्थ के अंदर भी वही प्रोसेस शुरू हुआ और ये भी एक आग के गोले के रूप में देखी जा रही थी। और जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स एंड हैवी मेटल्स जो थे, उन्होंने मिलकर हमारी धरती का सॉलिड क्रस्ट बनाना शुरू किया, जिसके बाद से हमारी धरती एक
सॉलिड क्रस्ट में बन चुकी थी, एक गैस फॉर्म से कन्वर्ट होके एक सॉलिड क्रस्ट में बन चुकी थी। उस टाइम की जो धरती आज की धरती से बहुत ही अलग थी। उस टाइम की धरती बहुत ही बड़ी साइज में थी और दूसरा उसके ऊपर लावा पूरी तरह से फैल रहा था, यानी कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्म थी धरती। आज के जो वीनस प्लेनेट है लगभग उसके जैसे थी। जैसे वीनस प्लेनेट पर आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में लावा फ्लो कर रहा है और वो बहुत ही गर्म है, उसी तरीके से उस समय में हमारी धरती भी इतनी ही गर्म थी और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर लावा पूरी तरह से बह रहा था चारों तरफ। हमारी धरती का टेम्परेचर उस समय पर 1400 से लेके 1700 डिग्री सेंटीग्रेड था। लगभग 4 अरब साल पहले की बात है। फिर आती है धरती की रीडिंग फेज, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मीटियोराइट्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जगह जगह पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में वॉल्केनिक इरप्शन से गैसेज बाहर निकलती हैं, जो कि धरती के चारों तरफ फैल जाती हैं और हमारा एटमॉस्फेयर को जन्म देती हैं। धरती के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये गैसेज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। जितने भी मीटियोराइट्स हमारी धरती को टकरा रहे थे वो ज्यादातर आइस से बने हुए थे, यानी कि बर्फ के गोले से बने हुए थे। जैसे ही वो धरती के ऊपर आके टकराते थे तो अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर्स धरती पर टकराते, क्योंकि धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो बर्फ के गोले थे वो पूरे के पूरे आइस में कन्वर्ट होके बादलों में बन जाते थे। और पहली बार धरती के चारों तरफ बादलों का बनना शुरू हुआ। ये बादल धीरे धीरे सघन होना शुरू हुए और सघन होके धरती पर मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये, धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जैसे ही रेन वाटर धरती के ऊपर गिरता था वो अगेन वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता था और फिर से वो क्या है, आसमान में बादल बना लेता था और फिर से बादल कंडेंस होके बारिश करना शुरू कर देते थे। तो यही प्रोसेस लाखों साल तक चलती रही, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी धरती एक गर्म प्लेनेट से एक ठंडे प्लेनेट्स में कन्वर्ट हो गई और बड़े बड़े ओशियंस यानी कि समुद्र का बनना शुरू हो गया धरती के ऊपर। वहीं कुछ साइंटिस्टों का मानना ये भी है कि ये जो धरती के ऊपर हमारा जो पानी बना है ये किसी मीटियोराइट्स के टकराने से नहीं बना है, जबकि जो भी गैसेज हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस से निकल रही थी वही गैसेस लाइटनिंग की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे यही मॉलिक्यूल्स मिलकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए और क्लाउड से धीरे धीरे क्या है, ये सघन होके बारिश करना शुरू किया और ओशियंस का फॉर्मेशन किया। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किस तरीके से धरती के ऊपर पानी बना। अभी धरती पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, साइंटिस्टों का मानना यह है कि उस समय पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती थी क्लाउड्स के अंदर, यानी कि हर समय पर जो लाइटनिंग हो रही थी, बिजली की कड़क हो रही थी, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिलकर छोटे छोटे जो एटम्स थे वो पास में आना शुरू हुए और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अभी हम देखते हैं धरती के चारों तरफ जो मून है, जो चंद्रमा है वो घूमता है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो ये बात है 4.5 बिलियन साल पहले की, जिसके अंदर एक बड़ा सा मीटियोराइट्स हमारे प्लैनेट्स के को टकराता है, जिसका नाम था थिया। इसका जो साइज था आज के जो मार्स है यानी कि जो मंगल ग्रह है उसके समान था और अचानक से हुई टकराव के कारण हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बिखर गई, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो राउंड जो सर्कल शेप था वो चेंज होके एक डोनट शेप में चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट था वो पूरा का पूरा आसमान में फैल गया और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स, ये सारे के सारे अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। अर्थ का हैवी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज्यादातर जो बोल्डर्स थे वो वापस से अर्थ पर आकर टकरा गए और जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहीं कुछ बड़े बड़े जो बोल्डर्स थे वो आसमान में ही रह गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद से अपना एक ग्रेविटेशनल पुल बना लिया था और जो छोटे छोटे बोल्डर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और इस तरीके से एक बड़ा सा मून बन गया जो कि धरती के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। ये जो मून था आज के मून से लगभग 200 गुना बड़ा था और ये धरती के बहुत ही ज्यादा पास में भी था। आज का जो आप मून देख पा रहे हो ये बहुत ही छोटा और दूर है, उसी टाइम पे जो मून था बहुत बड़ा था। धीरे धीरे हमारा और चंद्रमा की जो दूरी थी वो दूर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे हमारी जो पृथ्वी का जो सतह था वो भी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। जिस तरीके से हमारी धरती के ऊपर मीटियोराइट्स के अटैक्स चल रहे थे उसी तरीके से चंद्रमा के ऊपर भी बहुत ज्यादा मीटियोराइट्स के अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से चंद्रमा का भी
सतह बहुत ज्यादा गर्म था और बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एरप्शंस वहां पर भी हो रहे थे। लेकिन चंद्रमा की ग्रेविटी कम होने की वजह से वो अपना एटमॉस्फेयर नहीं बना पाया और जो भी कोई एटमॉस्फेरिक गैसेज थी उनको अपनी ग्रेविटी के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं हो पाया। धीरे धीरे मीटोराइट्स की स्ट्राइक की वजह से वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होना शुरू हो गए और वही गड्ढे आज हम देख पाते हैं, जो कि ब्लैक स्पॉट्स चंद्रमा के ऊपर दिखते हैं, काले धब्बे, वही धब्बे हैं जो कि मीटोराइट्स के अटैक की वजह से मून के ऊपर बने हैं। धीरे धीरे अर्थ, हमारी धरती ठंडी होनी शुरू हो गई और फिर से दोबारा से हमारी धरती के ऊपर बड़े बड़े समुद्र बनना शुरू हो गए और पूरी धरती दोबारा से जलमग्न हो गई। हमारी धरती पर पहली बार लाइफ आई वो आई 3.8 अरब साल पहले, और जो ये लाइफ आई थी ये पहली बार आई थी समुद्र के अंदर। तो इस लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमारे एक डेविड मिलर एक्सपेरिमेंट हैं। डेविड मिलर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सेम कंडीशन जो धरती की सेम जो कंडीशंस थी उस समय में, वही सेम कंडीशंस को उन्होंने एक लेबोरेटरी में अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस को भरा और लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क को लगाया, जिसकी वजह से उनके जो एटम्स को एनर्जी मिल सके। और उनके रिजल्ट में पाया गया कि कुछ दिन बाद एक अमीनो एसिड्स का, एक बदबूदार अमीनो एसिड्स का एक काला सा धब्बा उनको अपने उसके फ्लास्क में देखने के लिए मिला, जिससे उन्होंने बताया कि अमीनो एसिड्स यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, वही चीज एक लेबोरेटरी में बनी। तो इसका मतलब जो धरती पर जीवन बना है वो किसी सुपरनेचुरल ओरिजिन नहीं है, ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से बना है, जिसके अंदर बहुत सारी जो गैसेज मिलके इलेक्ट्रिक स्पार्क के डिस्चार्ज के बाद अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए और यही अमीनो एसिड्स ने बाद में मिलकर एक कोशिका को जन्म दिया। वहीं कुछ अदर थ्योरीज भी हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना यह है कि हमारी धरती पर जीवन अपने आप नहीं बना है, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। उनका मानना यह है कि जिस तरीके से हमारी धरती बनी है उसी तरीके से मंगल ग्रह भी बना होगा और जो जीवन है वो मंगल ग्रह पर हमारी धरती से पहले बन चुका होगा। फिर किसी मीटियोराइट ने मंगल ग्रह को टक्कर लगाया होगा और उसी मीटियोराइट्स के ऊपर हजारों साल सफर करके जीवन धरती पर लैंड हुआ और हमारी धरती पर बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया। माना यह जाता है कि जो जीवन है धरती के ऊपर सबसे पहले समुद्र के अंदर बना, यानी कि ओशियंस के अंदर बना, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स ने मिलकर आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन किया। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उस समय पर इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से समुद्र भी उबल रहे होंगे, तो उतने उबलते पानी में अमीनो एसिड्स का सर्वाइव रहना कैसे संभव हुआ। तो वहीं पर हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से अगर आरएनए और डीएनए अगर का फॉर्मेशन होता है तो उन्होंने ही मिलकर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का जन्म दिया, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता था। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद जो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस आया और यूकैरियोटिक सेल्स ने जन्म लिया। धीरे धीरे देखते ही देखते एक सेल्यूलर सेल से लेके मल्टी सेल्यूलर सेल्स तक का ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हो गया। माना यह जाता है हमारा डीएनए और प्लांट्स का डीएनए लगभग 50% तक मैच करता है। इससे आप क्लियरली बोल सकते हो कि हमारे पूर्वज और पौधों के पूर्वज एक ही थे। आप जीवन का पूरा टाइमलाइन इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो। शुरुआत में 14 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिसके बाद धरती बनी, उसके बाद सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, देन यूकैरियोटिक सेल्स बनी, देन प्रोटोजोअन्स बने, साइनोबैक्टीरिया बने फोटोसिंथेसिस के थ्रू, देन प्लांट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अगेन इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा जो जीवन है, ह्यूमंस हैं, वो बने। तो ये आप अपना कंसीडर कर सकते हो, आगे भी मैं बताता रहूंगा। फिर समय आता है 2.5 अरब साल पहले का, यानी कि आइस एज। हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से मीथेन गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर अम्लीय वर्षा कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गया था और धीरे धीरे ज़्यादा कूलिंग की वजह से हमारी अर्थ यानी कि पूरी की पूरी धरती एक बर्फ के गोले में बदल गई और करोड़ों साल तक धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लेकिन इस तरीके से धरती का ठंडा होना
एक जीवन की उत्पत्ति के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जो एक सेल्यूलर जीव थे वो समुद्र की तलहटी में अपना एक सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर में कन्वर्ट हो गए और धीरे धीरे कुछ जीव प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर आता है 1.2 अरब साल पहले की बात है। धीरे धीरे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना शुरू हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से जो सनरेज थी उसका ट्रैप होना शुरू हो गया, जिसका नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है, हमारी धरती का जो तापमान है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और जितनी भी जो बर्फ जमी हुई थी चारों तरफ वो धीरे धीरे पिघल के बड़े बड़े ओशियंस में कन्वर्ट हो गई। ये बात है होलोसीन एपोच की। अभी समय आता है 1 अरब साल पहले का। उस समय पर बहुत सारे जो प्लांट्स, जो पौधे समुद्र के अंदर उग रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे हो करके जो हमारा जो लैंड एरिया था, यानी कि जो हार्ड सरफेस था प्लेनेट का, उसके ऊपर कदम रखा और देखते ही देखते पूरी धरती हरी भरी हो गई। चारों तरफ धरती पर पौधों का उगना शुरू हो गया और ये पौधे फोटोसिंथेसिस करते थे, जिसकी वजह से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट था उसको ये यूज करके अपना भोजन खुद बनाते थे और ऑक्सीजन को इस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते थे, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल गई, जो कि हमारे यानी कि एनिमल्स को सांस लेने के लिए हेल्पफुल थी। फिर कुछ 400 से 300 करोड़ साल पहले कुछ जीव जो समुद्र में रहते थे उन्होंने धरती पर कदम रखा और वो धरती पर भी रहते थे और कभी कभी पानी में भी रहते थे। इस तरीके से एम्फीबियंस का जन्म हुआ, धीरे धीरे फिर रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। ये सब हो रहा था जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। हो क्या रहा था, हमारे डीएनए यानी कि जो भी कोई जीव उस समय पर प्रेजेंट थे उन सभी में जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे थे, सडन चेंजेस हो रहे थे। जो डीएनए काम का नहीं था वो उसकी जगह पर नए नए डीएनए लग रहे थे, जिसकी वजह से नई नई जो स्पीसीज हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। और ये सब चीज हो रहा था, बहुत सारे जो एवोल्यूशनरी फैक्टर्स थे जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन, सर्वाइवल फिटेस्ट और जेनेटिक म्यूटेशंस, इन सभी चीजों की वजह से नई नई प्रजातियों का जन्म होना शुरू हुआ धरती के ऊपर। और फिर समय आया डायनासोर्स का। ये समय था 23 करोड़ साल पहले का, जब हर चारों तरफ धरती के ऊपर डायनासोर्स का राज था। चाहे आप पानी में ले लो, चाहे आप धरती के ऊपर ले लो, कुछ डायनासोर्स ने एवोल्यूशन करके हवा में उड़ना शुरू कर दिया था, जिनके बड़े बड़े पंख होते थे। ये डायनासोर्स, बहुत से डायनासोर्स कार्निवोरस थे और बहुत से हर्बीवोरस थे, यानी कि बहुत से डायनासोर्स प्लांट्स को खाते थे तो बहुत से डायनासोर्स मांसाहारी भी थे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो युग था ये डायनासोर्स का युग था, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो जानवर रहते थे। उस समय पर बहुत ज्यादा पॉइजनस मच्छर भी रहते थे, जिसकी वजह से ये अगर किसी भी डायनासोर्स को काटते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसी की वजह से सभी जो डायनासोर्स ज्यादातर ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया था। फिर समय आता है 6.5 करोड़ साल पहले का। एक अचानक से एक एस्टेरॉयड जो कि यानी कि बृहस्पति जो ग्रह था उसकी तरफ आ रहा था, वहां से टक्कर खा के इसने अपनी दिशा बदली और ये सीधा चल दिया पृथ्वी की तरफ। और एक बहुत बड़ा गोला होने की वजह से इसने हिट किया पृथ्वी को। ये एक बहुत बड़ा गोला था, ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर से भी बड़ा ये गोला था, जो कि हमारे वायुमंडल में घर्षण करके एक आग के गोले में कन्वर्ट हो चुका था पूरी तरह से। इतना बड़ा गोला था कि लोग मानते हैं कि उस समय पर जितने भी जीव धरती के ऊपर प्रेजेंट थे इसकी चमक से अंधे हो गए थे। और इसके सडन हिट की वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा रेडिएशन डैमेज हुआ, जिसकी चपेट में बहुत सारे जीव आ चुके थे। पूरी धरती पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, वोल्केनिक एरप्शंस फिर से शुरू हो गया और पूरी धरती पूरी जो सही से चल रही थी पूरी की पूरी तहस नहस हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वन्य जीव थे, जो भी डायनासोर्स थे, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। माना यह जाता है कि उस समय में ऑलमोस्ट 75% तक की जो स्पीसीज थी वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो चुकी थी। इसी पीरियड में डायनासोर्स का भी एक्सटिंक्शन हो जाता है इन वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से। और हुआ क्या था, जैसे ही इसने एस्टेरॉयड ने हिट किया तो उसमें धरती का कुछ टुकड़ा बाहर फैल गया था, जिसकी वजह से धरती की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वापस धरती के ऊपर आ रहा था और इसकी वजह से हैवी बॉम्बार्डमेंट धरती के ऊपर शुरू हो गया
और देखते ही देखते धरती का टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, जिसके अंदर जितने भी पौधे थे सबके सब जलकर राख हो गए और ज्यादातर जो स्पीसीज वो भी जलकर खत्म हो गई थी। और यहाँ पर डायनासोर का युग पूरी तरह से खत्म होता है। ये बात थी 6.5 करोड़ साल पहले की। इस बड़े तहस नहस में धरती के ऊपर बस कुछ ही जीव जंतु बचे थे, जिसके अंदर 6 इंच वाले मैमल्स भी बचे थे। और धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम हुआ, दोबारा से बारिश होना शुरू हुआ और बारिश होते होते दोबारा से धरती फिर से एक जलमग्न प्लेनेट में कन्वर्ट हो गई और दोबारा से पौधों ने जन्म लिया, लिविंग एनिमल्स ने जन्म लिया और हमारा पहला एंसेस्टर यानी कि हमारे पहले पूर्वज एप्स ने भी जन्म लिया, जो कन्वर्ट हुए थी प्राइमेट से। जैसे जैसे हमारी धरती ठंडा होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो बड़े जो पौधे थे वो क्या है कम होना शुरू हो गया और वहीं पर बड़े बड़े ग्रास के जो मैदान थे उनका बनना शुरू हो गया। उन्हीं ने जन्म दिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, जिसके अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि जिराफ हो गया, टाइगर्स हो गई, लॉयंस हो गए, इनका जो जन्म होता है। और ये बात है 3 करोड़ साल पहले की। 0.5 करोड़ साल पहले की बात है कि अचानक से टेक्टोनिक्स का कोलिजन होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो धरती के नीचे रहती हैं उनके कोलिजन्स की वजह से नए नए माउंटेन्स रेंजेस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला इस धरती के ऊपर बन जाती हैं, जिसकी वजह से माना यह जाता है कि जो बारिश पहले होती थी उसका कम होना शुरू हो गया। माना यह जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ज्यादातर अफ्रीकन कंटिनेंट्स में रहते थे, जिसकी वजह से अफ्रीका एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया और वहां पर चारों तरफ रेत के टीले बनने शुरू हो गए और गर्म हवाएं चलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने फैलना शुरू कर दिया। ये समय था कुछ 50 लाख साल पहले का। उसके बाद हमारे पूर्वजों में कुछ जेनेटिक एवोल्यूशंस हुए और धीरे धीरे देखते देखते एप से गोरिल्ला बने, चिंपांजी बने और फाइनली इंसान का जन्म हुआ। और जैसे जैसे इंसान नई नई प्रकृति में आना शुरू किया, नई नई जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करना शुरू किया। जैसे कि पहले पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे पूंछ का होना कम होना शुरू हो गया, क्योंकि इंसान अभी पौधों पर रहना बंद कर दिया था और प्लेन एरियाज में आना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पूंछ का यूज होना बिल्कुल ही बंद हो गया था और धीरे धीरे पूंछ हमारी खत्म हो चुकी थी। और इसी तरीके से बहुत और भी ऑर्गन्स थे, जैसे कि विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि अभी भी इंसान के अंदर एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जो किसी काम के तो नहीं है लेकिन अभी भी प्रेजेंट हैं। माना यह जाता है कि धीरे धीरे अगर इनका काम आना बंद हो गया तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। माना यह जाता है कि विजडम टूथ, उस समय में हम कच्चा मांस खाते थे, जिसकी वजह से विजडम टूथ की ज़रूरत थी। अभी क्या है, अभी हम बहुत ही नरम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से विजडम टूथ का यूज बिल्कुल ही खत्म हो गया है और धीरे धीरे इसका क्या है एक एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पहले हम पेड़ पौधों को खाते थे, जो कि अपेंडिक्स हमारा उसको पचाने में काम करती थी। अभी हम सॉफ्ट भोजन खाते हैं, जिसकी वजह से ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं है और ये भी धीरे धीरे हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगी, माना ही जाता है। तो इस तरीके से हमारे जीवन की उत्पत्ति इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया फैसिनेटिंग था, बहुत ही मुश्किल भरा था, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहा है। तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि इस प्लेनेट को हम गंदा न करें। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस इस प्लैनेट्स को गंदा कर रहे हैं और एक ह्यूमन और अन्य जीवों के रहने के लिए इसकी कंडीशंस को खराब करते जा रहे हैं। तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि इसको साफ सुथरा रखें। हम इस पृथ्वी पर बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही बड़ी जंग लड़के आए हैं, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि इसको हमें साफ सुथरा रखना है, हमारी बदौलत से बाकी जीवों का भी खात्मा ना हो जाए, इसीलिए हमें इसकी देखरेख करना हमारी पूरी ड्यूटी बनती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।